Hello everyone, I hope you all are doing great. I hope that you all preparations are doing well because very limited time is left for your board exams, and after completing your syllabus you will get a more time for your revision also. So in the last video we have discussed about the chapter molecular basis of inheritance, and in this video we will discuss a new chapter, that is evolution, chapter 7. So let's get started. What is evolution? The study of evolution of life on earth is known as evolutionary biology. हमारी लाइफ फॉर्म्स की जो स्टडी है हमारे अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं evolutionary biology. And to comprehend the evolution of flora एंड फौना का जो एक एवोल्यूशन है हमारे अर्थ पे बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है. वी मस्ट फर्स्ट कॉम्प्रीहेंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ. पहले हमें ये चेक करना है कि कैसे एक ओरिजिन हमारी लाइफ ओरिजिन जो है लाइफ का हमारी अर्थ पे कैसे हुआ, जिसकी वजह से फिर उसके बाद एवोल्यूशन धीरे धीरे अर्थ पे हुआ, स्टार्स एंड कॉस्मोस एज अ होल. फिर उसके बाद द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज थॉट टू बी अ वन ऑफ अ काइंड अकरेंस इन द यूनिवर्स हिस्ट्री. जो ओरिजिन है लाइफ का उसको एक अकरेंस माना गया यूनिवर्स की हिस्ट्री में. तो उसके बेसिस पे कि कैसे हमारा यूनिवर्स डेवलप हुआ, एक थ्योरी डेवलप की गई विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ बिग बैंग थ्योरी, ताकि हम इसमें ये बता पाएँ कि कैसे ह्यूमंस का ओरिजिन स्टार्ट हुआ अर्थ के ऊपर. सो मोड्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एवोल्यूशन? A singular huge explosion of very dense matter from a point of singularity. एक छोटे से ह्यूज एक्सप्लोजन किया गया बहुत सारी डेंस मैटर का एक सिंगुलैरिटी के पॉइंट पे, जिसकी वजह से यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ और टेम्परेचर फॉल करने लगा ड्रास्टिकली, मतलब टेम्परेचर गिरने लगा. फिर कुछ टाइम पे हाइड्रोजन और हीलियम का इन्वेंशन हुआ. फिर उसके बाद जो गैसेस थी वो कंडेंस होने लगी ग्रेविटेशन की वजह से. फिर थोड़ा टाइम बाद गैलेक्सीज जो थी यूनिवर्स में वो फॉर्म हो गई. अर्थ को माना जाता है कि लगभग इट इज़ बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये अर्थ हमारी जो है वो बनना शुरू हुई थी सोलर सिस्टम में या मिल्की वे गैलेक्सी में. तो जो बिग बैंग थ्योरी है उसने हमें ये बताया था कि कैसे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ. एक बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें साथ में मिली हुई थी, और वो भी उन्होंने एक सिंगुलैरिटी मतलब एक लाइफ फॉर्म को डेवलप कराया, जिसकी वजह से एक यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ. फिर टेम्परेचर में ग्रेजुअल चेंजेस आए, मतलब वो ड्रॉप कर गया. पहले बहुत हायर टेम्परेचर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा लो हो गया. फिर उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हमारे गैसेस ये प्रोड्यूस हो गई. फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ गई जिसकी वजह से गैसेस कंडेंस हुई एंड द लेटर प्रोड्यूस द यूनिवर्स गैलेक्सीज. फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्स की डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया. द अर्थ इज थॉट टू हैव फॉर्म्ड सम 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इन द मिल्की वे गैलेक्सी सोलर सिस्टम. ओके, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था. अब अर्ली अर्थ मतलब जब स्टार्टिंग में बनी थी अर्थ, तो उसकी अर्ली अर्थ की क्या सिचुएशन थी, मतलब वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस पाई जाती थी, कैसा टेम्परेचर था, कौन कौन से लाइफ फॉर्म्स पाए जाते थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो अर्ली अर्थ जो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जो थी वो तब फॉर्म हुई थी. तो ऑन द अर्ली अर्थ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट था. और जो सरफेस था वॉज ब्लैंकेटेड इन वाटर वेपर, वहाँ पे वाटर वेपर्स थे, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी एंड अमोनिया. ये चार गैसेस थी. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि क्या क्या पाया गया. एक तो हमारा पाया गया वाटर. ओके, नंबर सेकेंड इज मीथेन CH4, नंबर थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड नंबर फोर्थ इज अमोनिया NH3. तो कभी कभी आपको ये एक दे दिया जाता है या फिर एक फिलअप करने के लिए दे दिया जाता है, बाकी के पूछ लिए जाते हैं. तो ये चारों जो हैं ये अर्ली अर्थ में पाई जाती थी गैसेस. ओके, मॉल्टन मास जो निकला उससे ये गैसेस डेवलप हुई. तो सन की जो यूवी रेडिएशंस थी उन्होंने वाटर को डिकम्पोज किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. मतलब वाटर जो है हमारा H2O को उसने ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लाइटर होती है एयर से, ताकि वो स्पेसेस में फिल हो जाए. फिर वाटर जो है हमारा और अदर केमिकल्स, इन्होंने क्या किया, व्हेन द ऑक्सीजन रिमेन फिक्स विद अमोनिया एंड मीथेन. फिर उसके बाद अमोनिया और मीथेन जो थी हमारी वो फिक्स हो गई. ओजोन लेयर बनने लगी. ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वहाँ पे डेवलप होती है, तो उसका भी फॉर्मेशन अर्ली अर्थ में स्टार्ट हो गया था. एज द वाटर वेपर कूल्ड, जैसे ही वाटर वेपर हमारे ठंडे हो गए वो कंडेंस हो गए और रेन के फॉर्म में वो सारे डिप्रेशंस, जो हमारे अर्थ पे जितने भी डिप्रेशंस थे, बहुत बड़े बड़े से गड्ढे जिसको कह सकते हैं हम, वो थे, उनमें आके ये सारा रेन जो है वो
एक्यूमुलेट हो गया वहाँ पे, और उसने हमारे डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लिया, जैसे कि ओशंस और अलग अलग लेक्स वगैरह ये सब. एज द वाटर वेपर कूल या अराउंड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉज फॉर्म लाइफ अपीयर्ड. फिर 500 मिलियन सालों के बाद जब वर्ल्ड फॉर्म हो गया तो वहाँ पे लाइफ आई, लाइफ अपीयर्स. अब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट लेके आए हैं, तो एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे. लाइक अर्ली ग्रीक्स जो थे उन्हें ये माना गया कि जो स्पोर्स हैं या लिविंग यूनिट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेवरल प्लैनेट्स पे अर्थ की तरह, और उसी तरीके से एक लाइफ फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ. बट पेंस्पर्मिया इज द नेम गिवन टू दिस आइडिया. पेंस्पर्मिया नाम दिया गया इस आइडिया को कि जो स्पोर्स हैं वो अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट होकर एक लाइफ फॉर्म बनाते हैं, जो कि स्टिल हेल्ड बाय मैनी एस्ट्रोनॉमर्स, जो कि अभी भी लोग इस बात पे टिके हुए हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है. For a long time it was thought that life could arise from decaying and rotting things. कुछ टाइम पहले ये भी माना गया कि जो लाइफ है हमारी वो रॉटिंग मतलब जो डिके हो चुकी हैं चीज़ें उनसे ये बनी है, जैसे कि स्ट्रॉ, मक एंड सो ऑन. दिस वॉज अ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी. ये एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी. लुइस पास्चर ने इसको पढ़ा था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट में. उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में था क्या. तो लुइस पास्चर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट लाइफ कैन ओनली कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. इनका ये मानना था कि एक नई लाइफ का डेवलपमेंट जो है एक पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ के बेसिस पे ही हो सकता है, ना कि एकदम से नई चीज़ कोई फॉर्म हो जाए. तो इन्होंने ये बताया था दैट लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम किल्ड ईस्ट इन फ्लास्क. लाइफ जो है वो जो ईस्ट हमारा फ्लास्क के अंदर किल हुआ है या स्टेरलाइज किया हमने एक्सपेरिमेंट में, उसकी वजह से ओरिजिनेट नहीं हुई है. जब हमने उसको कंपेयर किया कि हमने उसको थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दिया तो कुछ नए ऑर्गेनिजम्स जो थे वो वहाँ पे डेड ईस्ट से हमारी बन गया के. तो इनका ये मानना था कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से जो ऑर्गेनिजम्स एक्सिस्ट कर रहे थे उनके बेसिस पे हुआ है, उनके थ्रू हुआ है. तो ये थ्योरी इनकी जो थी वॉज रिजेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. इसी वजह से ये रिजेक्ट भी कर दी गई. लाइक इन्होंने क्या करा, एक फ्लास्क लिया, उसमें पहले इन्होंने हीट अप्लाई की, फिर उस फ्लास्क को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, उस पर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था. फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, दूसरा लिया, उसमें क्या किया, रिमूव द नेक एंड लेट इट सेट, मतलब उसकी नेक जो है वहाँ पे हटा दी और फिर वहाँ पे बैक्टीरिया आ गए क्योंकि वो ओपन थी. फिर उसके बाद इन्होंने तीसरे में क्या किया, फिर हीट अप्लाई की, फिर उसको साइड वे में लगा दिया, मतलब इस तरीके से टिल्ट कर दिया. फिर उसके बाद वहाँ पे भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे. तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से, द ओपेरन हाल्डेन थ्योरी ऑफ लाइफ ओरिजिन. तो इससे इनके में ये पता चला कि इनका कहना था लुइस पास्चर का कि ये प्री एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एक लाइफ फॉर्म, उससे एक न्यू लाइफ जो है वहाँ पे वो डेवलप हुई है, ना कि कोई एकदम से आ गई है. तो ये तो लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था. अब हम ओपेरन और हाल्डेन की थ्योरी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वो क्या थी. तो ओपेरन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड, ओपेरन जो थे रशिया के थे और हाल्डेन इंग्लैंड के थे, इन्होंने एक इनिशियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बारे में बताया जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे हमारे हो गए आरएनए, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हमारी नॉन लिविंग हो गई. तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, सिंथेसिस हुई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, और इन्होंने इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मेशन किया जिससे इनका एक्यूमुलेशन होने के बाद एक पर्टिकुलर स्मॉल लाइफ फॉर्म का ओरिजिन हुआ. तो एस.एल. मिलर जो थे, इन्होंने एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ये सेम चीज़ लेबोरेटरी में परफॉर्म की थी 1953 में. तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने यूज़ किया था ओरे और मिलर ने. द अर्थ्स कंडीशन हैड डिट्योरेटेड, अर्थ की कंडीशन पर डिट्योरेट हो चुकी थी. एक्सट्रीमली हॉट वेदर था वहाँ पे, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स और अलग अलग डिजास्टर वहाँ पे अकर कर रहे थे, वॉल्केनो इरप्शंस हो रहे थे. तो वहाँ पे जो अमाउंट था CH4 यानी कि मीथेन और अमोनिया का, वो कम होता जा रहा था एटमॉस्फेयर में. तो एस.एल. मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक आइडेंटिकल कंडीशन बनाई लैब के अंदर, वैसे ही एक सीडो कंडीशंस बनाई लैब में 1953 में, और इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट कराया एक फ्लास्क में ताकि वो वैसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकें जैसे अर्ली अर्थ में हमारे टेम्परेचर हुआ करता था. तो जो टेम्परेचर था वो लगभग उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से फ्लास्क के अंदर CH4, H2 और NH3 और वाटर वेपर्स यूज़ किए गए. फिर इन्होंने देखा अमीनो एसिड्स वर फॉर्म. उस इन चारों चीज़ों की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, अमीनो एसिड्स बने. अब अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड्स हमारी किसी भी लाइफ फॉर्म का अगर हम देखें ये बेसिक यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन क्या है, एक लिविंग लाइफ फॉर्म है. इसी तरीके से ये था इनका एक्सपेरिमेंट. इन्होंने इस तरीके से इसको परफॉर्म किया था. ये सारी गैसेस इन्होंने ली थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया था फ्लास्क के अंदर, यहाँ पे इसको हीट करा था. फिर उसके बाद ये इन्हें पता चला कि वहाँ पे हमें छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन मिला, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड्स. सो इट इज़ कंक्लूडेड हियर दैट अमीनो एसिड्स जो थे वो हमारे बेसिक लाइफ फॉर्म्स के पार्ट्स थे, जो कि हमें कहाँ से मिले,
नॉन लिविंग मैटर्स थे, जैसे कि CH4, NH3, H2O एंड CO2। ओके तो ये थ्योरी जो थी वो कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, मान लिया गया केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी के नाम से। और मिलर ने विटनेस किया था कि जो सिंथेसिस हुई है अमीनो एसिड्स की कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो सिंपल है नेचर में। तो लेबोरेटरी में उन्होंने ये क्रिएट किया, और यही इनका कहना था कि अर्थ पे भी ऐसा ही टेम्परेचर, जब अर्ली अर्थ में भी जब ऐसा था तो भी इसी तरीके से ये कन्वर्ट हुआ होगा। तो अदर साइंटिस्ट विटनेस द क्रिएशन ऑफ शुगर। फिर बाकी साइंटिस्ट जो आगे आते गए, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आगे जाके किसी ने शुगर बनाई, किसी ने नाइट्रोजनस बेसिस बनाए, किसी ने पिगमेंट्स बनाए, लिपिड्स बनाए। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे डीएनए में पाए जाते हैं और डीएनए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने धीरे धीरे कंक्लूजन्स निकाले कि एक लिविंग लाइफ फॉर्म जो है वो कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल, नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मटेरियल से डेवलप हुआ है। जो एग्जिस्टेंस है कंपेरेबल केमिकल और केमिकल का, वो डिस्कवर हुआ था मेटियोराइट सैंपल से। ये सजेस्ट किया गया कि सिमिलर प्रोसेस जो था वो दिया गया था यूनिवर्स से ही। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी फिर इसी तरह से आई थी। जैसे चार्ल्स डार्विन जो थे वो उन्होंने एक्सटेंट लाइफ फॉर्म को शेयर किया था, जिसमें अलग अलग डिग्रीज थी सिमिलैरिटीज़ की, ना ही केवल लाइफ फॉर्म्स में बट बहुत सारे मिलियंस ईयर्स एगो पहले भी हमारी कुछ सिमिलैरिटीज़ पुराने लोगों से भी मिलती थी। तो इस ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने एक शिप में ये गए थे जिसका नाम था HMS बीगल। ये काफ़ी बार पूछा भी गया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप इन विच चार्ल्स डार्विन हैज़ वोएज वर्ल्ड। उन्होंने पूरी वर्ल्ड का, उन्होंने कह सकते हैं, एक चक्कर लगाया था, और उससे उन्हें धीरे धीरे करके नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें या फिर कह सकते हैं कुछ प्रूफ्स इकट्ठे किए थे, फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। तो मेनी ऑफ दीज लाइफ स्पीशीज हैव वैनिश्ड। बहुत सारी ऐसी लाइफ स्पीशीज हैं जो वैनिश हो चुकी हैं, एक्सटिंक्शन हो चुका है उनका, और ये पास से होता आ रहा है। इनके भी कुछ रीजन थे कि वो क्यों एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो बहुत सारे टाइम जो थे ड्यूरिंग द अर्थ हिस्ट्री, न्यू टाइप ऑफ लाइफ हैव ऑल्सो इमर्ज। तो नई टाइप की लाइफ भी इमर्ज हुई है कि पहले जो इन्वायरमेंट हमारी अर्थ पे पाया जाता था, अब आजकल वो इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत ही पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिटेरियोरेट हो रहा है, जिस वजह से हमारी बॉडी में भी ऐसी चेंजेस आ रही हैं जो हमें उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए केपेबल बना रही हैं। तो इस वजह से इन्होंने देखा कि आज के इन्वायरमेंट में और उस टाइम के इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजेस थे। तो जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म का हैज़ बीन ग्रेजुअल। जो इवोल्यूशन था हमारी लाइफ फॉर्म का वो नॉर्मली ग्रेजुअल था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इनका बेसिक प्रोपोर्शन, मतलब इनकी जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वो दो चीज़ों पे काम करती थी। एक तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब इनका कहना था कि जो सबसे ज़्यादा फिट ऑर्गेनिज्म होगा किसी भी इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो फिट नहीं होगा उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो एक्सटेंड कर जाएगा, या उसकी जो स्पीशी है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इनके अकॉर्डिंग जो फिटनेस है वो एक इंसान की एक एबिलिटी होती है कि जो वो चेंज कर पाता है अपनी बॉडी के मतलब एडेप्टेशंस को। एज अ रिजल्ट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करा पाते हैं, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा हाईएस्ट सर्वाइवल रेट होंगे वही जो है वो चूज़ किया जाएगा नेचर के द्वारा, ताकि वो आगे उसको कैरी ऑन करा सकें अपनी स्पीशीज़ को। अराउंड द सेम पीरियड, अब सेम पीरियड में जो एल्फ्रेड वेलेस थे, एक नेचुरलिस्ट वर्किंग इन द मैले आर्चिपेलागोस, केम टू सिमिलर कंक्लूजन। ये भी एक सिमिलर कंक्लूजन पे आए थे। जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल हिस्ट्रीज ऑफ द प्लैनेट आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड। इनकी भी जो बहुत सारी हिस्ट्रीज थी वो इनएक्सट्रिकली लिंक कराई गई थी। यस, लाइक दिस तरीके से इनका कहना था कि सबसे पहले एक कोई ऑर्गेनिज्म आया, फिर उसके बाद ये आए, फिर ये, इस तरीके से सबका एवोल्यूशन होता गया। एक डायरेक्टली ऐसा नहीं था कि एक ही पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। लाइक डायनासोर्स अगर हम उनकी बात करें तो आज के टाइम में वो नहीं है, बट कहीं ना कहीं पास्ट में हमें उनके कभी ना आज के टाइम में उनके ट्रेसेस मिलते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले की कंडीशंस ऐसी थी अर्थ की जो जिसमें वो शायद अडेप्ट कर पाए थे, जिस वजह से वो सर्वाइव कर पाए थे। बट आज की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनकी स्पीशी सर्वाइव नहीं कर पाई, इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो इस बेसिस पे हम आगे बात करते हैं। पैलेंटियोलॉजिकल प्रूफ क्या मिला था इस बात का? जो फॉसिल्स हैं, मतलब जो हार्ड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो रॉक्स में हमें मिलते हैं। मतलब रॉक्स के ऊपर उनके इम्प्रिंट्स मिल जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इस टाइप की स्पीशीज़ पहले कभी लाइफ में एग्जिस्ट करती थी। तो बहुत सारे एज रॉक के सेडिमेंट्स अगर हम देखें, कंप्राइज फॉसिल्स ऑफ पैलिथोरा ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एंड दोज फॉर्म्स प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेडिमेंट्स। और कुछ जो थे वो उनकी जो है डेथ भी हो गई थी कुछ सेडिमेंट्स के बाद में। तो दे आर रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जैसे कि डायनासोर
और जो जियोलॉजिकल पीरियड है जिसमें फॉसिल्स को पाया, जो जहाँ पे फॉसिल्स पाए जा रहे हैं उनको हमने एक एग्जामिन किया था डिस्टिंक्ट सेडिमेंट्री लेवल्स पे इन विच दे आर फॉर्म्ड। तो जो स्टडी है फाउंड दैट द लाइफ फॉर्म्स चेंज विद टाइम, जो लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे टाइम के साथ चेंज हो गए हैं, और सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक जियोलॉजिकल एपॉक पीरियड्स, जिसकी वजह से जो नए लाइफ फॉर्म्स आए हैं वो भी हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं वो पुराने से इमर्ज होके आए हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज रिफर्ड टू एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसी को हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस माना था कि आजकल जैसे अगर हम कह सकते हैं, एक हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे आर्कियोपेट्रिक्स, जो एक लिंक था, एक इवोल्यूशनरी लिंक माना गया था बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। एक बर्ड थी जिसमें टेल भी थी और विंग्स भी थे, तो वो एक तरीके का लिंक माना गया था। उसी से कहा जाता है कि जो हमारा रेप्टाइल्स और बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं वहाँ से सेपरेट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये इमर्जेंस है सब चीज़ों की, कहीं ना कहीं एक पहले लाइफ फॉर्म अकर करती थी जिसपे अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, बट आज हम उसी वजह से देख पा रहे हैं कि इवोल्यूशन की वजह से उन लाइफ फॉर्म्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं और वो इवोल्यूट करके नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन उन्होंने किया है ताकि वो आज के इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करवा पाएँ। ओके, अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस की। व्हाट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी? ये दिखाता है कि सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज क्या हैं लिविंग थिंग्स के बीच में आज के ज़माने में, दैट एग्जिस्टेड मेनी ईयर्स अगो, जो कि पहले के टाइम से लोगों को अगर हम कंपेयर करें तो उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्ज करना, लाइक इस तरीके से ये कोई चीज़ डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से क्या मतलब है कि ये जो है डिफरेंट वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं, जैसे कि हमारे बैट्स, वेल्स, चीता, ह्यूमंस, ये इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी बोन्स में। मतलब कहने का मतलब है इनकी जो हाथ पैर के जो स्ट्रक्चर हैं वो कहीं ना कहीं सेम है। ओके, बट इनमें कुछ ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि अब इनके फंक्शंस कहीं ना कहीं ये सब अलग हो गए हैं। तो इनका कहने का मतलब है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से कि इनकी जो बेसिक फंक्शन है वो सेम है, बट फंक्शंस इनके अलग अलग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इवोल्यूशन आया है। तो ये इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, लेट मी रेज दिस। यस, दीज फोर लिम्स हैव यूनिक एबिलिटी। इनके फोर लिम्स में अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फोर लिम्स जो हैं उनमें ह्यूमरा बोन होती है, उल्ना होती है, कार्पल होती है, पाम, मेटाकार्पल एंड फेलेनिक्स। दस दिस कैन बी सीन दैट ड्यू टू एडजस्टमेंट, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से और उनकी नीड्स की वजह से, मतलब उनकी डिफरेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं, उनके सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें उसकी वजह से उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स लगा दिए गए, जैसे कि प्रोग्रेशन ऑफ इवोल्यूशन, इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का नाम दिया गया। एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस टू वन अनदर, और ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये एक दूसरे से होमोलॉगस थे, मतलब सिमिलर थे। इनका बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो सेम था, बट इनके फंक्शंस इवोल्यूशन की वजह से चेंज हो गए, इनकी नीड्स की वजह से चेंज हो गए, या फिर इनके इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो गए। होमोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कॉमन पेरेंटेज, मतलब होमोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि इन सबकी कॉमन इंसेस्ट्री थी, मतलब ये सब एक ही टाइप के इंसेस्टर से आगे जाके इवोल्यूट हुए हैं। तो अदर केसेस ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स आर वर्टिब्रेट, ब्रेन एंड हार्ट। तो अदर जो कॉमन होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जांपल है वर्टिब्रेट, ब्रेन और हार्ट, जो कि इन सब में भी पाया जाता है। बोगनवेलिया के अगर हम थॉर्न्स देखें और रिंगलेट्स देखें कुकुरबिटा का, इनमें सेम होमोलॉगी है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक ही इंसेस्टर से आगे बने हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो विंग्स हैं बर्ड्स के और बटरफ्लाइज के, वो एक जैसे दिखते हैं, बट क्या है उनमें, बर्ड्स के विंग्स और बटरफ्लाइज के विंग्स क्वाइट सिमिलर दिखते हैं, बट एक्चुअल में ये कन्वर्ज हुए हैं। मतलब इनका कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह से आके एक जगह पे सबका मिलना, इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना एक जगह पे। ओके, मतलब कोइंसाइड करना, जिस वजह से इसका मतलब है कि इनके फंक्शंस तो डिफरेंट डिफरेंट हैं, या इनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन एक है। मतलब फंक्शन क्या है इनका, टू फ्लाई। ओके, मतलब बटरफ्लाइज और बर्ड्स दोनों के जो फेदर्स हैं या उनके जो विंग्स हैं, उनका काम क्या है कि वो उड़ने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग है। तो उसका हम बात करते हैं कि जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में उनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग होता है बट फंक्शन सेम होता है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बट जहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करते हैं। एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर जो है स्पाइट, दे परफॉर्म अ कंपेरेबल फंक्शन, इनका फंक्शन जो है वो कंपेरेबल सेम होता है। तो बेसिकली एनालॉगस ऑर्गन, ये एनालॉगस ऑर्गन बनाते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और जो डाइवर्जेंट थे वो होमोलॉगस ऑर्गन्स बनाते थे, जो कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में काम आते हैं।
जो आईज़ हैं बहुत सारे एनिमल्स की, जैसे कि ऑक्टोपसेस या मैमल्स की, उस और जो फ्लिपर्स हैं पेंगुइन के और डॉल्फिन्स के, स्वीट पोटैटो की रूट एडजस्टमेंट, पोटैटो की स्टेम एडजस्टमेंट, ये सब कैपेसिटी है नरिशमेंट की ही, बट इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सब कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट इनके स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं अलग हैं, जिस वजह से इनको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हमने काउंट किया है और ये एनालॉगस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इस पिक्चर को देखें, ये शार्क है, ये पेंगुइन है और ये डॉल्फिन है। इसमें देखिए सब में इनके फिन्स अगर हम देखें, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ सेम है, विंग का स्ट्रक्चर भी कुछ सेम है और हमारा फ्लिपर का स्ट्रक्चर भी कुछ सेम है, बट स्ट्रक्चर इनके कुछ कुछ डिफरेंट है, बट हमारा जो इनका फंक्शन है टू स्विम एक ही फंक्शन है, तो इसका मतलब है ये क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के टाइप्स हैं, फंक्शन अगर सेम है तो। अब बायोकेमिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो कनेक्शन जो है प्रोटीन में और जीन्स में ये एग्जिबिट करता है अलग अलग फंक्शंस जो कि वेरियस एनिमल्स में आते हैं, और वो हिंट दे रहे हैं एक कॉमन पेरेंटेज के, कि वो कॉमन एंसेस्टर्स उनके कहीं ना कहीं थे पहले। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या है एवोल्यूशन का, तो ये दिस एविडेंस वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एविडेंस दिया था कि इवोल्यूशन जो है वो बेस होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टन सिमिलर ट्रेट्स, कुछ ट्रेट्स पे सिमिलर होता है इन ऑल एनिमल्स ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट इज एब्सेंट इन एडल्टहुड, जो कि एडल्टहुड में कहीं ना कहीं जाके एब्सेंट हो जाते हैं। जो वेस्टिजियल गिल स्लिट्स हैं वो डेवलप डायरेक्टली होते हैं कहाँ से, हेड से, सारे वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में इंक्लूडिंग ह्यूमन एम्ब्रियो। इट इज ओनली सीन इन फिश एज एन फंक्शनल ऑर्गन, फिशेज में केवल वो एक फंक्शनल ऑर्गन का काम करता है। अर्नस्ट हैकेल ने ये सजेस्ट किया था कि जो एविडेंस है एक एवोल्यूशन का वो ऑब्जर्व करता है सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं एडल्ट्स में। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इंक्लूडिंग ह्यूमन एम्ब्रियो, जितने भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज हैं उसमें ह्यूमन एम्ब्रियो अगर हम देखें उसमें एक रो होता है वेस्टिजियल गिल का जस्ट बिहाइंड द हेड। इट इज सीन दैट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली, लेकिन गिल्स क्या है, केवल फंक्शनल है केवल फिशेस में, क्योंकि उनको ही स्विम करने की जरूरत पड़ती है, वाटर में हमको तो पड़ती नहीं है क्योंकि हमारे अंदर लंग्स वो फंक्शन ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। तो गिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर वर्टिब्रेट्स बट दे आर ओनली प्रेजेंट इन द फिशेस। तो एक कार्ल अर्न्स्ट थे या वॉन बियर थे, उन्होंने ये बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया और डिसरिगार्ड किया एंड discredited the embryological proof. He observed that the connections formed in embryos, उन्होंने ये कहा कि जो connections मिले हैं अलग अलग embryos में वो कभी भी maintain are never maintained in other beings, वो किसी भी other ह्यूमन बीइंग में नहीं मिले हैं एडल्ट स्टेजेस पे। तो इवोल्यूशन अगर हम देखें नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से, यस तो ये था एक कॉमन एग्जांपल। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन का देखें, मॉथ की पॉपुलेशन इंग्लैंड, मॉथ्स होते हैं ना छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते हैं, ये इंग्लैंड में 1850 की बात है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो जो वाइट विंग्ड के जो मॉथ थे वो, जैसे अगर पहले ये क्या था, मॉथ का कलर था वाइट, बट एक्चुअल में जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो जो पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे जो ट्रीज थे उनका सरफेस ब्लैक होने लगा, जिस वजह से ये मॉस जो थे वो इजीली पकड़े जाते थे अदर प्रेडेटर्स की हेल्प से, और ये जो है इजीली इनका प्रे हो जाता था, इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने अंदर कुछ इवोल्यूशन लेके आए और धीरे धीरे इनका कलर जो है वो डार्क कलर में चेंजेस हो गया, ताकि अगर ये डार्क कलर में चेंज कर लिया तो ये अगर किसी भी पेड़ पे बैठे हैं, किसी की पेड़ की ब्रांच पे बैठे हैं, तो इजीली कोई भी प्रेडेटर इनको पहचान ना पाए और ये अपने आप को बचा सके। तो ये चेंजेस जो आ रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में ताकि वो सर्वाइव कर पाए किसी नए इन्वायरमेंट में, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरली ये वाले जो थे ब्लैक वाले जो मॉथ थे वो सेलेक्ट कर लिए गए और वाइट वाले धीरे 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 एक्सटेंट हो गए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हायर वाइट विंग्ड मोथ जो थे वो ऑब्जर्व करे गए थे ब्रांचेस पे, देन डार्क विंग्ड और मैनलाइज मोथ। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1920 में जो रेशियो था वो इनका चेंज हो गया, डार्क विंग मोथ जो थे उस एरिया में ज़्यादा पाए जाने लगे in comparison to the light colored. So evolution by anthropogenic action, overuse of herbicides, pesticides, etc. has produced a selection of resistance varieties of much similar time scale. This has also been perceived from microorganism. ये microorganism से भी perceive किया गया था for microorganism against which we use antibiotics or drugs. Hence resistance in organism appeared. जो resistance था organism में वो एक time scale के बाद या month और years के बाद दिखता था, लेकिन centuries में नहीं दिखता था। These are examples of evolution by anthropogenic action. ये कुछ examples हैं evolution के या जो कि anthropogenic action से मिले हैं। evolution एक stochastic method है और ये based है कुछ random और chance events पे in nature और chance mutation in the organism. Now moving ahead, the next topic is what is adaptive radiation. Adaptive radiation actual में है क्या?
तो डार्विन फिंचेस की अगर हम बात करें, डार्विन्स हाइपोथेसिस was based on the perception of falls within the Galapagos Island. एक आइसलैंड था, गैलापागोस आइसलैंड, उस पर डार्विन ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी वहाँ के कुछ फिंचेस के ऊपर। तो कुछ स्मॉल कलर की, ब्लैक कलर की बर्ड्स उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व की थी, जिसका नाम बाद में हमने रखा डार्विन फिंचेस। ओके तो उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत सारी स्पीशीज़ उन फिंचेस की अलग अलग आइसलैंड पे पाई जा रही हैं, लेकिन वो स्पीशीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं एक ही आइलैंड से, एंड दे वर बेसिकली मॉडिफाइड विद सीड। लेकिन जिस तरह का वो खाना खाती हैं, मतलब कुछ जो अब अलग अलग आइसलैंड में चली गई हैं तो हर जगह पे जाके उनकी फूड हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं, तो जो भी वो खाना खा रही हैं उस हिसाब से उनकी बीक की साइज़ में चेंज आ गया। मतलब किसी की बीक की साइज़ लंबी है, किसी की बीक की साइज़ छोटी है, किसी की कर्व्ड है, किसी की राउंड है, किसी की पिन पॉइंटेड है। तो हर जगह सीड की साइज़ को देख के या इंसेक्ट की साइज़ को देख के इनकी बीक के साइज़ में चेंजेस आए, लेकिन वो सब का ओरिजिन जो हुआ है वो एक ही आइलैंड से हुआ है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो डार्विन ने ऑब्जर्व करे। फ्रॉम दीज मेनी अदर फॉर्म इवॉल्व, अलग अलग ऑल्टर्ड बीक उन्होंने देखी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट ईटिंग फिंचेस या वेजिटेरियन फिंचेस के एक कंक्लूजन पे पहुंचे। और ये जो प्रोसेस था एवोल्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में, ये एक टेरेस्ट्रियल एरिया से स्टार्ट हुआ था and transmitting to different areas of geography is called adaptive radiation. तो इन adaptive radiation कहा किसको जाता है कि मतलब environment को देखते हुए हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ताकि हम अपने आप को उस नए environment में सर्वाइव करा पाएँ, अपने फीडिंग हैबिट्स को चेंज कर पाएँ, या अपना मतलब फीडिंग जो है, जो भी हम अपना फूड ले रहे हैं, रिसोर्सेज को ले पाएँ, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो अडेप्टिव रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, जो इन्होंने गैलापागोस आइसलैंड में ऑब्जर्व की थी, क्योंकि उनके सबके बीक साइज जो थे वो सीड और फूड हैबिट्स की वजह से चेंज हो चुके थे, ऑल्टर कर गए थे साइज। सो दिस इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। ये यहाँ पे आप अगर देखें तो इस बीक का साइज अलग है, इसका अलग है, इसका थोड़ा शॉर्ट है, इसका थोड़ा लॉन्ग है। तो ये अलग अलग वेराइटीज़ थी जो डार्विन को मिली थी गैलापागोस आइसलैंड पे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स की। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स थे वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। इसमें इन मार्सूपियल्स में एडवांस जीनियोलॉजिकल स्टॉक था। ये मार्सूपियल्स थे वर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सब एक दूसरे से अलग थे। व्हेन मोर देन वन वर्सेटाइल रेडिएशन शोज अप, जब एक से ज़्यादा वर्सेटाइल रेडिएशन दिखी तो ये इसकी वजह से इनकी टोपोग्राफिकल रीजन, मतलब जहाँ पे ये रहते थे वो सब चेंज हो गया एनवायरनमेंट इनका, जिस वजह से यहाँ पे इनमें इवोल्यूशन आ गया। अब एक वेल इवॉल्व क्रिएचर जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो वर्सेटाइल रेडिएशन उसके अंदर देखा जाने लगा कि मतलब जहाँ जहाँ वो मार्सूपियल्स गए उस हिसाब से उनके बॉडी में चेंजेस आने लगे। और ये प्लेसेंटल वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स हैव अपीयर्ड, सिमिलैरिटीज ड्यू टू एंसेस्ट्रल मार्सूपियल। अब इनमें कुछ ना कुछ सिमिलट्यूड्स आ गए एंसेस्ट्रल मार्सूपियल्स की वजह से। एग्जाम्पल प्लेसेंटल वॉल्फ एंड टैस्मेनियन वॉल्फ मार्सूपियल, जैसे कि अलग अलग जो भी चीज़ें इनमें आई आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये था कंगारू, मार्सूपियल रैट, बैंडेड एंटर, टाइगर कैट, टैस्मेनियन वोल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सूपियल मोल, कोला, पैंडिकूट, वॉम्बैट। तो ये सब कहाँ है, मार्सूपियल रेडिएशन हुआ और ये वहाँ से ये हमें सब मिले अलग अलग। येस, इट इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। आप यहाँ पे देख सकते हैं बरोअर में प्लेसेंटल मैमल्स पाए जाते थे, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स ऐसे थे। एंटीटर में लेसर एंटीटर थे ये, और ये नम्बैट बोला जाता था। माउस इस टाइप के थे वहाँ पे इस टाइप के थे। क्लाइंबर में ये था, स्पॉटेड ककस था। फिर ग्लाइडर में अगर हम देखें तो ये फ्लाइंग स्क्वेरल वहाँ पे थी, ये शुगर ग्लाइडर था, ये ऑसेलोट था कैट, और ये स्पॉटेड टेल कोयल थी। सब एक ही के उस थे। वॉल्फ में अगर हम देखें तो ये वॉल्फ था वहाँ पे। नॉर्मल अगर हम देखें तो ट्रांसमेनियन टाइगर जो था वो इस टाइप का था वहाँ पे। मतलब चेंजेस आ गए इस वजह से, क्योंकि इनके एडाप्टेशन में चेंजेस आने लगे थे, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी में कुछ इवोल्यूशन उनके आने लगे थे। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बेसिस है डार्विन की थ्योरी का ऑफ डार्विन रिगार्डिंग इवोल्यूशन। जो अपीयरेंस रेट है न्यू स्पीशीज़ का, जो नई स्पीशीज़ हमारी अपीयर हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी से लिंक्ड हैं किसी न किसी रीज़न से। तो जो चेंजेस आए हैं इनमें ताकि उन्हें हम चूज़ कर पाएँ और डेवलप कर पाएँ उनकी नीड्स को टू बी जेनेटिक बेसिस। एनिमल्स विद बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन, जो एनिमल्स की डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, आप बेटर एडजस्टेड टू सर्वाइव, उनको हमने बेटर एडजस्ट किया था ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ एक अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट में भी और अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट करवा पाएँ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।
वेरिएशन कॉज एडजस्टेबिलिटी, अब जो चेंजेस आ रहे हैं किसी की भी बॉडी में वो एडजस्टेबिलिटी भी लेके आते हैं। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म वो किसी भी इन्वायरमेंट पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। वेरिएशंस हैव अ जेनेटिक बेसिस, इनकी एक जेनेटिक बेसिस होती है, और वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, और ये आगे जाके इनहेरिट भी करते हैं। फिटनेस एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि वो एकोमोडेट कर पाए अपने आप को टू वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड ऑल्सो टू गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, और ताकि इस हिसाब से इनके अंदर फिटनेस आए ताकि जो नेचर है इनको सेलेक्ट कर पाए ताकि ये आगे जाके सर्वाइव कर पाए। जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है डार्विनिज्म का वो ये था कि नेचुरल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंडेंस, जो सर्वाइवल है फिटेस्ट का, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव कर पाएगा नेचर के थ्रू, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में इस तरीके से, ये तो मेन इनका ये था। दूसरा ये था कॉमन डिसेंडेंट, लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो कुछ पुराने प्रिकर्सर्स से आई हैं ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ वैराइटीज, डिफरेंट वैराइटीज सेलेक्ट हुई और एक कॉमन डिसेंडेंट से हमारी पूरी लाइफ फॉर्म आगे ओरिजिनेट हुई है। अब बात करते हैं लेमार्क की थ्योरी, जो कि इवोल्यूशन इन्होंने जिसके बारे में बताया था। तो लेमार्क जो थे, जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था कि जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म्स का वो टू द यूज एंड फॉरबिडन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब इनका एक कॉमन फीचर था कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो था उसके ऊपर इनके ये बेस था। यूज एंड डिसयूज का क्या मतलब है कि जो ऑर्गन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका हमारा वो इवोल्यूट हो जाता है, और जो कम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और वो उसका जो यूज़ है वो बंद हो जाता है। तो इनका जो इवोल्यूशन का प्रिंसिपल था वो इस बात पे बेस्ड था। तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज टेक्निक यूजिंग जिराफ एज अ एग्जाम्पल, इन्होंने जिराफ को एग्जाम्पल लेके बोला, तो क्योंकि उनका कहना था कि पहले जो जिराफ था उसकी जो नेक थी वो उसकी साइज़ छोटी हुआ करती थी, बट एज फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको जब छोटी साइज़ हुआ करती थी तो उनको फूड की जो थी वो स्कैरसिटी होने लगी, जिस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन थी कम होने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो लंबे पेड़ थे उन पे जाके खाने लेने लगे, जिस वजह से क्या हुआ कि उनकी नेक का साइज़ बढ़ गया। तो उनका कहना था कि जो नेक है उसको हमने ज़्यादा यूज़ किया, जिस वजह से उनके अंदर चेंजेस आए, उसका साइज़ बढ़ गया। और आज भी अगर हम देखें तो जिराफ का जो नेक है वो लंबा ही पाया जाता है, क्योंकि इनका कहना था कि जो ऑर्गन हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हमारा आगे जाके इवोल्यूशन शो करता है। He insisted that giraffe develop elongated neck in an attempt to forage leaf on tall trees, and therefore these characters were acquired based on a need to adapt and survive. तो ये कैरेक्टर सर्वाइव करवा पाया जिराफ को। तो दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज पास टू सक्सीडिंग जनरेशन, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर जो था वो पास किया गया सक्सीडिंग जनरेशन में। जिराफ स्लोली डेवलप लॉन्ग नेक्स, जिराफ ने धीरे धीरे लॉन्ग नेक्स को डेवलप करा ओवर मेनी ईयर्स। ओके, मैकेनिज्म क्या था इस इवोल्यूशन का? तो यूगो डिवेरीज ने मैनेज किया प्लांट को, इवनिंग प्राइमेज जिसको बोला था। यूगो डिवेरीज गेव द वेरियस आइडियाज ऑफ म्यूटेशन, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया कि म्यूटेशन क्या है, डिफरेंट जो अपीयरिंग क्विकली इन अ ग्रुप, मतलब डिफरेंस जो आता है अलग अलग लोगों में एक ग्रुप में आता है। तो यूगो डिवेरीज थ्योरी जो थी म्यूटेशन की वो डार्विन की थ्योरी जो थी नेचुरल सिलेक्शन से उससे काफ़ी ज़्यादा अलग थी। इन्होंने ये बताया कि म्यूटेशन जनरेट्स इवोल्यूशन, इन्होंने कहा म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन आता है, एंड नॉट द माइनर वेराइटीज दैट सजेस्टेड बाय डार्विन, लेकिन माइनर वेराइटीज की वजह से नहीं आता, कोई बहुत लॉन्ग टर्म म्यूटेशन होता है उस वजह से इवोल्यूशन आता है। तो म्यूटेशन जो था वो अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लान था और डायरेक्शनलेस था, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, अच्छा भी हो सकता था बुरा भी हो सकता था। जो डार्विनियन मॉडिफिकेशन थे वो आर टीनी एंड डायरेक्शनल, वो टाइनी थे और डायरेक्शनल थे। जो इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो डार्विन के अकॉर्डिंग जो हमारा इवोल्यूशन था वो ग्रेजुअल, वेयर एज ह्यूगो डिवरीज ने ये माना था कि जो म्यूटेशन है वो कुछ लार्ज चेंजेस की वजह से आता है, जिस वजह से स्पेशिएशन भी हो जाता है। ही देयरफॉर कॉल्ड इट साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज, मतलब एक सिंगल स्टेप बहुत बड़ा म्यूटेशन लेके आता है, तो इन्होंने उस वर्ड उसका एक नाम दिया जिसको बोलते हैं साल्टेशन। साल्टेनाइजेशन का मतलब ये हुआ एक एब्रप्ट लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज आता है जब कुछ सडन लार्ज स्केल म्यूटेशन की वजह से, इसको इन्होंने म्यूटेशन के बारे में ये बताया था ह्यूगो डिवरीज ने। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। So if you feel any problem related to these topic in this video, you all can comment in my comment section, and please feel free to ask anything, and all the best for your board exams. Prepare well. Goodbye, take care.